गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में 5 क्रिश्चियन राजनीतिक सिद्धांत में प्लेटो की तीसरी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। हमने अगले क्लास में प्लेटो के न्याय का सिद्धांत, प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत पढ़ा। अब जो है प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। प्लेटो की साम्यवाद की जो अवधारणा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, पहले इसको समझा जाए। प्लेटो के साम्यवाद का मतलब सभी व्यक्ति समान हो ऐसा नहीं है, बल्कि समाज में एक ऐसी न्याय की स्थापना हो जहां संपूर्ण समाज का कल्याण हो। यही प्लेटो के साम्यवाद का अवधारणा देने का मुख्य उद्देश्य था। प्लेटो एथेंस में की प्रचलित व्यवस्था से काफी दुखी था और एथेंस में न्याय की स्थापना के लिए ही उसने अपनी संपूर्ण चिंतन को लगाया। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए 2 साधन का प्रयोग किया है, जिसकी विस्तृत व्याख्या इसमें किया गया है। एक साधन शिक्षा है और दूसरा साधन साम्यवाद है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जानकर उसके अनुरूप कार्य को करता है और समाज में न्याय की स्थापना होती है। लेकिन शिक्षा की यह व्यवस्था मनुष्य के लिए पुख्ता और अस्थायी नहीं है। समाज में तमाम तरह की विकृतियां और बुराइयां हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी वह उन बुराइयों से व्यक्ति बच नहीं सकता। इसलिए प्लेटो ने साम्यवाद की अवधारणा को दिया। साम्यवाद की अवधारणा प्लेटो का संपूर्ण व्यक्तियों के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए नहीं है, बल्कि प्लेटो की जो साम्यवाद है केवल शासक और संरक्षक वर्ग के लिए। प्लेटो का यह मानना था कि समाज के 3 वर्ग, जिसमें शासक, संरक्षक और उत्पादक वर्ग हैं, इसमें उत्पादक वर्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। शासक और संरक्षक वर्ग जिनको शासन का कार्य करना होता है, उनको निष्पक्ष होना और उनको न्यायपूर्ण कार्य करना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इनके कार्य से ही समाज में न्याय की स्थापना होती है। इसीलिए प्लेटो ने साम्यवाद की अवधारणा शासक और संरक्षक वर्ग के लिए। प्लेटो की साम्यवाद को 2 भागों में बांटकर देखा जाएगा। प्लेटो के साम्यवाद संपत्ति विषयक साम्यवाद है और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद है। संपत्ति विषयक साम्यवाद का मतलब यह है कि जो शासक और संरक्षक वर्ग है, उसका अपना व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्लेटो ने संपत्ति में अवगुण देखा। उसने बताया कि संपत्ति में व्यक्ति को इतना लालची और इतना कपटी बना देता है कि वो अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर पाता है। इसलिए शासक और संरक्षक वर्ग, जिस पे न्याय की संपूर्ण जिम्मेदारी निर्भर है, समाज का कल्याण का दायित्व निर्भर है, वह जो है इस संपत्ति की लालच से बच जाए और अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष तरीके से निर्वहन कर सके। यही संपत्ति विषयक साम्यवाद की अवधारणा है। अपने संपत्ति विषयक अवधारणा को 3 आधारों पर इसने 3 तर्कों के आधार पे सपोर्ट और समर्थन किया। पहला, मनोवैज्ञानिक आधार पे। प्लेटो जो है समाज में 3 वर्ग मानता है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पे समाज में 3 वर्ग होता है। ठीक है, पहला शासक वर्ग, दूसरा संरक्षक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। शासक और संरक्षक वर्ग शासन का कार्य करते हैं, इसलिए इनको संपत्ति, इनके पास व्यक्तिगत संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यदि इनके पास व्यक्तिगत संपत्ति होगी तो यह अपने कार्य का और कर्तव्य का निर्वहन निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, दार्शनिक आधार। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य जिस सांसारिक जीवन में रहता है, उस संसार में तमाम तरह की विकृतियां होती हैं और संरक्षक और शासक वर्ग इन विकृतियों से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इसलिए इनको बचाने के लिए सबसे पुख्ता इंतजाम या साधन है, वह है संपत्ति से शासक और संरक्षक वर्ग को अलग कर दिया जाए, उनसे वंचित कर दिया जाए, ताकि वह अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर सके। ये दार्शनिक आधार पर संपत्ति विषयक साम्यवाद की प्लेटो ने समर्थन किया है। दूसरा, राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। तीसरा, राजनीतिक और व्यवहारिक आधार पे संपत्ति विषयक साम्यवाद की प्लेटो ने समर्थन किया। प्लेटो का मानना था कि संपत्ति एक ऐसी
वस्तु है जो शासक को हबसी बना देगा, शासक को कर्तव्य विमूढ़ बना देगा। शासक के पास व्यक्तिगत संपत्ति होगा तो जो भी राजनीतिक चुनाव होंगे उसमें संपत्ति के आधार पर चुनाव किया जाएगा, गुणवत्ता को छोड़ दिया जाएगा। गुणों के आधार पर नहीं बल्कि संपत्ति के आधार पर राजनीतिक पदों की चयन की जाएगी, जिसमें फिर समाज में अव्यवस्था और अन्याय की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपत्ति यदि व्यक्तिगत संपत्ति यदि राजा के पास या शासक के वर्ग के पास नहीं होगा तो शासक अपने कर्तव्यों का निर्वहन, राजनीतिक चयन या अधिकारियों का चयन गुणवत्ता के आधार पर करेगा, संपत्ति के आधार पर नहीं करेगा। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशद आलोचना उसके शिष्य अरस्तु द्वारा किया गया। अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की बहुत बड़ी आलोचना किया। पहली आलोचना यह है कि अरस्तु ने कहा कि प्लेटो में संपत्ति में केवल अवगुण दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं। संपत्ति व्यक्ति में गर्व पैदा करता है, संपत्ति व्यक्ति को दान देने की प्रवृत्ति पैदा करता है, संपत्ति व्यक्ति को उदार बनाता है, न कि शोषक बनाता है। दूसरा, राज्य के लिए संपत्ति बहुत ही जरूरी है। इसी के माध्यम से शासक वर्ग समाज में कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्य को करेगा। इसलिए संपत्ति बहुत जरूरी है। बिना संपत्ति के कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक शासन का कार्य नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति की इच्छा रखने वाला ही व्यक्ति शासन जैसे कठिन कार्यों को करने के लिए तत्पर रहेगा और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन करेगा। जो प्लेटो ने संपत्ति में इस तरह के गुण को नहीं देखा जो आलोचना का विषय है। अब जो है संपत्ति के परिवार विषयक साम्यवाद को, दूसरा जो प्लेटो की अवधारणा है संपत्ति के संदर्भ में वह परिवार विषयक साम्यवाद। परिवार विषयक साम्यवाद का मतलब यह है जिस तरीके से शासक और संरक्षक वर्ग संपत्ति से वंचित रहेंगे उसी तरीके से शासक वर्ग अपना निजी परिवार नहीं बसाएंगे, अर्थात वह शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे। ठीक है, परिवार को भी संपत्ति की तरह प्लेटो ने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में एक बहुत बड़ा बाधक समझा। उसका यह मानना था कि शासक और संरक्षक वर्ग ज्यादातर अपनी गलतियां अपने परिवार के मुंह में ही करते हैं। यदि परिवार उनका नहीं रहेगा तो इस मुंह से वो वंचित हो जाएंगे और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन करेंगे। परिवार विषयक साम्यवाद की अवधारणा में प्लेटो ने 4 तर्कों के आधार पर इसको जो है समर्थन किया है। चारों तर्क इस प्रकार है। अभिभावक वर्ग को परिवार के मुंह से मुक्त करना। पहला तर्क है प्लेटो का, अभिभावक वर्ग को परिवार के मुंह से मुक्त करना, अर्थात जो अभिभावक वर्ग है शासन का कार्य करता है, शासन की संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, उसको परिवार यदि उसका अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं होगा, निजी परिवार नहीं होगा तो परिवार के प्रति मोह और माया नहीं रखेगा और वह निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का या अपने शासन कार्यों को संचालन करेगा। दूसरा है राज्य में एकता स्थापित करना। प्लेटो का मानना था कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो समाज में तेरे मेरे के भाव को पैदा करता है और समाज में एकता नहीं बनती है, फूट फाट रहता है। इसलिए यदि परिवार शासक वर्ग का नहीं रहेगा तो संपूर्ण समाज को भी अपना एक परिवार मानेगा और इस तरीके से राज्य में एकता बनी रहेगी। तीसरा है नारियों की मुक्ति। प्लेटो ने माना कि जो विवाह नामक संस्था और से जिस परिवार का निर्माण होता है उस परिवार में नारी की स्थिति बहुत उत्तम नहीं होती। नारी घर के 4 दीवारी के अंदर ही अपनी पूरी जीवन को व्यतीत कर देती है। इसलिए यदि परिवार न बनाना, वैवाहिक संबंध न रखने की स्थिति में नारी स्वतंत्र होंगी और उनको जो समय परिवार बनाकर अपने परिवार का संचालन में करती थी वह समय वह सामाजिक जीवन या सार्वजनिक कार्यों को करने में लगाएंगे। इस तरीके से नारी का
परिवार से मुक्ति मिलेगा और सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने की पूर्णतः उनको आज़ादी मिलेगी। इस तरीके से नारी को भी मुक्ति मिलेगी। चौथा है श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। परिवार में विवाह के माध्यम से परिवार बनाने की जो व्यवस्था है, इससे क्या होता है कि इससे श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति नहीं होती। राज्य किसी विवाह को, किसी परिवार को मान्यता नहीं देगा, बल्कि श्रेष्ठ स्त्री और श्रेष्ठ पुरुष के मध्य संबंध स्थापित करके एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति की व्यवस्था कराने का कार्य करता रहेगा। यदि यह परिवार रहेगा तो श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए प्लेटो कहता है कि एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि परिवार नामक संस्था को समाप्त किया जाए, स्त्रियों को मुक्त किया जाए, श्रेष्ठ स्त्रियों को श्रेष्ठ पुरुषों के साथ रखा जाए और श्रेष्ठ, ताकि इनकी दायित्व तो क्या रहेगी, ये श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करेंगे। यदि एक श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्री के साथ या श्रेष्ठ स्त्री और श्रेष्ठ पुरुष के साथ रहती है तो वह एक श्रेष्ठ संतान का उत्पन्न वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए परिवार न रहे। परिवार विषयक साम्यवाद की अवधारणा जिसको प्लेटो ने दिया है, इसकी भी धज्जिया जो है अरस्तु ने उड़ाई। अरस्तु के द्वारा इसकी आलोचना की गई। परिवार के विषय में प्लेटो की जो अवधारणा है, अरस्तु ने बताया काफी संकीर्ण है, काफी छोटा है, क्योंकि जिस श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ स्त्री श्रेष्ठ पुरुष की रिश्ते की बात करता है, वहां सारे रिश्ते प्लेटो क्या हो जाता है, भूल जाता है। सारी रिश्तेदारी वह भूल जाता है और एक अराजकता समाज की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी तरफ जो समाज होता है वह रिश्तेदारी से चलता है। एक रिश्ते दूसरे रिश्ते को निर्वहन करने से चलता है। तो प्लेटो के जो पारिवारिक विषयक साम्यवाद है, उसमें रिश्तेदारी समाप्त हो जाती है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी, जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण जितने अच्छे परिवार में हो सकता है, उतनी अच्छे तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसका पालन पोषण नहीं हो सकता, उसका सही समाजीकरण नहीं हो सकता। इस तरीके से प्लेटो द्वारा पारिवारिक विषयक जो साम्यवाद दिया गया है, वह किसी भी दृष्टि से किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं। भले ही प्लेटो का साम्यवादी अवधारणा जो विचार है वह साफ सुथरी हो, लेकिन व्यवहार के धरातल पर जब इसको लागू किया जाएगा, इसके परिणाम समाज के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध भी होंगे, बल्कि राज्य के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इन लेक्चर को देने के बाद हम एक चीज और बता देना चाहते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है, ये अवधारणा है, ये ज्यादातर जो है आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर में थोड़े से कम पूछे जाएंगे। 1 नंबर में बस 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि परिवार विषयक साम्यवाद की अवधारणा किसने दिया था, तो प्लेटो ने दिया था। प्लेटो का जो परिवार विषयक साम्यवाद है या संपत्ति विषयक साम्यवाद है, वह किस वर्ग के लिए है, तो शासक और दार्शनिक वर्ग के लिए। किसके लिए नहीं है, तो वह उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। ठीक है। तो यह जो संपूर्ण लेक्चर है हम लोगों का प्लेटो का जो साम्यवाद है, वह केवल लिखित प्रश्नों के उत्तर की दृष्टि से ही है, और इतनी चीजें हम लोग लिख देंगे तो हमारे प्रश्न जो है का डिमांड पूरा हो जाएगा। आपसे हमारी ये विनम्र निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सीरियल से सारे वीडियोस को देखें, ताकि आपको राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। यह मत सोचिए यह अनुपयोगी चीज़ है, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपकी तैयारी की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। इसलिए वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार और काफ़ी शुरू से लेकर अंत तक विधिवत तरीके से देखिए।